हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखें, इन वीडियोस में हम जो बात कर रहे हैं वर्ब की। और वर्ब का टॉपिक चल रहा है कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि वर्ब दो प्रकार की हुआ करती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड टोटल 8 वीडियोस हमने आपको शेयर की हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से जा करके भी आप उनको देख सकते हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि 3 प्रकार की हुआ करती हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि जिरंड को कैसे पहचानेंगे, इन्फिनेटिव को कैसे पहचानेंगे और पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के हुआ करते हैं। अब उससे आप बाद की वीडियोज़ में हमने आपको बताया इन्फिनेटिव से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, उसके बाद जिरंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ये हमारे पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहां पर हम पार्टिसिपल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न क्या है। तो प्रश्न क्या है कि सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल हिट हिम। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखिएगा, जब भी कहीं पर किसी वाक्य की शुरुआत या तो वर्ब की आईएनजी से हो रही हो, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो रही हो, बीइंग से हो रही हो, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो रही हो, अदरवाइज किसी प्रपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी से हो रही हो, तो उस क्लॉज को हम पार्टिसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्टिसिपल क्लॉज के नाम से जाना जाता है। अब इन क्लॉज के बाद क्लॉज किसको कहते हैं? तो जैसे कि देखिएगा, हमारा सेंटेंस जो है, प्रत्येक सेंटेंस वो 2 भागों में विभाजित है। तो ये जो पहली क्लॉज है, यानी कि जिसकी शुरुआत किससे हुई? सिटिंग से हुई, और सिटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल कौन सा? तो वर्ब की आईएनजी के बारे में हमने बताया था कि वर्ब की आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो इन बातों को हमने आपको बता दिया था। तो देखिएगा, ये जो पहली क्लॉज कहलाएगी, ये कौन सी क्लॉज कहलाएगी? तो इसी को कहेंगे हम पार्टिसिपल क्लॉज, यानी कि ये हमारी पार्टिसिपल क्लॉज है। तो रूल क्या बनता है? तो रूल ये बनता है कि जो पार्टिसिपल क्लॉज है उसके बाद जो सेंटेंस आया है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इस पिछले वाले सेंटेंस से रिलेट होना चाहिए। यानी कि इस सेंटेंस में जो बात की गई होगी वो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आने वाला है उसकी बात की गई होगी। यानी कि इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका संबंध डायरेक्टली इससे होना चाहिए। अगर इससे संबंध नहीं है तो वाक्य में गलती है। तो हमने चेक किया, क्या चेक किया? कि सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि चेयर पर बैठे हुए। तो चेयर पर कोई बॉल बैठी होगी या कोई व्यक्ति बैठा होगा? तो बैठा होगा कौन? व्यक्ति बैठा होगा। आ बॉल हिट हिम, किसके हिट हुई? तो किसी व्यक्ति के ही तो हिट हुई होगी। यानी कि यहां पर ये जो शब्द है ही, यानी कि हिम जो शब्द है उसका रिलेशन है किससे? सिटिंग ऑन द चेयर। तो कौन बैठा हुआ था चेयर पे? तो ही, यानी कि वह बैठा हुआ था जिसको यहां पर हिम लिखा गया है। यानी कि सेंटेंस में गलती है। और गलती क्या है कि भैया यहां पर सब्जेक्ट जो बनना चाहिए था वो किसको बनना चाहिए था? हिम को बनना चाहिए था, ना कि अ बॉल को। तो सेंटेंस में गलती है, तो सेंटेंस को सही करेंगे। और सही करके हमने सेंटेंस लिखा क्या? सेंटेंस लिखा जाएगा कि सिटिंग ऑन द चेयर ही। अब पहले सब्जेक्ट आ गया क्या? ही। यानी कि अब संबंध किसका हो गया? तो भैया पिछले सेंटेंस से, यानी कि इस सिटिंग से, यानी कि जो हमारी पार्टिसिपल क्लॉज है उससे संबंध हो गया किसका? इस वाले वाक्य का। यानी ही सिटिंग, वह बैठा था ऑन द चेयर, तभी तो उसको बोल लगी। तो ही वॉज हिट बाय अ बॉल। ही वॉज हिट बाय अ बॉल, यानी कि उसको हिट किया किसने? बॉल ने। कब हिट किया? जब वह चेयर पर बैठा हुआ था। तो बात समझ में आई। यानी कि बताया गया क्या कि जब भी कहीं पर किसी वाक्य की शुरुआत या तो वर्ब की आईएनजी से हो, वाक्य की शुरुआत वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो, या वाक्य की शुरुआत बीइंग से हो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो, या फिर वाक्य की शुरुआत प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी से हो, तो वो वाक्य पार्टिसिपल क्लॉज का कहलाएगा। जैसे इन सभी वाक्यों के साथ है, तो ये वाला वाक्य भी पार्टिसिपल क्लॉज का हो गया। यहाँ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी पार्टिसिपल का हो गया। यहाँ पर भी वाक्य में बीइंग आ रहा है तो ये वाक्य भी पार्टिसिपल क्लॉज का हो गया। ऐसे ही शॉक्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है तो ये भी पार्टिसिपल क्लॉज का हो गया। फिर रूल क्या बताया? तो रूल ये बताया कि पार्टिसिपल क्लॉज के बाद जो भी वाक्य आएगा उसका सब्जेक्ट का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। किससे? पार्टिसिपल क्लॉज से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज वाक्य गलत हुआ करता है। तो हमने चेक किया कि सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठे हुए। तो चेयर पर कौन बैठा होगा? बॉल थोड़ी ना बैठी होगी चेयर पर। चेयर पर बैठा होगा वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति है ही, इसीलिए ही का संबंध इस वाक्य से होना चाहिए था। इसीलिए हमने इस वाक्य का सब्जेक्ट किसको बना दिया? ही को सब्जेक्ट बना दिया आ बॉल की जगह। क्लियर? आई बात समझ में? सेम बात देखते हैं अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखा, सेंटेंस नंबर 2। तो सेंटेंस नंबर 2 है हैविंग
हैविंग वर्ब की थर्ड, ये हमने बताया था, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ करता है। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, हैविंग वर्ब की थर्ड पार्टिसिपल क्लॉज हो गई है हैविंग टेकन वर्ब ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद माय मदर टोल्ड मी टू गो टू स्कूल, यानी कि मेरी मदर ने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा। तो फिर से गलती वही चेक करेंगे कि भैया प्रेजेंट ये जो पार्टिसिपल क्लॉज है इसके बाद जो सेंटेंस आया है उसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका लिंक है क्या इससे। तो देखिएगा ब्रेकफास्ट कौन कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट कौन कर रहा है, माय मदर कर रही है क्या ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, माय मदर है। लेकिन माय मदर थोड़ी ना ब्रेकफास्ट कर रही है, ब्रेकफास्ट तो मैं कर रहा हूं, यानी कि मुझसे कहा गया कि भैया खाना खाने के बाद स्कूल को चले जाना, तो वही तो गलती हो गई। यानी कि ये जो मी शब्द है ये गलत जगह पर आया है, यानी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि इसको काम करना चाहिए था किसका, सब्जेक्ट का काम करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि भैया ये जो पार्टिसिपल क्लॉज है इससे लिंक होता है अगले वाले सब्जेक्ट का, तो अगला वाला सब्जेक्ट गलत लगाया है, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए था क्या, तो होना चाहिए था हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। अब क्या आएगा, तो आई, अब आई यानी कि सेंटेंस तो गलत है, तो सेंटेंस को हम सही भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई वॉज टोल्ड बाय माय मदर टू गो टू स्कूल। तो टू गो टू स्कूल, यानी कि यहां पर जो गलती थी वो गलती किसकी थी, सब्जेक्ट गलत लगा रखा था, तो हमने सब्जेक्ट को सही कर दिया। अब हमें पता चल गया कि आई हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यानी कि मुझे ही तो ब्रेकफास्ट करना था और मुझे ही स्कूल जाना था। वैसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में वह ही तो चेयर पर बैठा था और बोल भी उसी के लगी, यानी कि इसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड होगा ये वाला वाक्य भी और उसी से रिलेटेड होगा ये अगला वाला वाक्य भी, यानी कि दोनों ही वाक्य का जो करता है वो कौन होगा, इसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा। क्लियर, आई बात समझ में। थर्ड सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। देखिएगा सेंटेंस ज़्यादा इसीलिए लिखे हैं मैंने ताकि आपको चीज़ को अच्छे से समझ में आ पाए और हर तरह का एग्जाम्पल हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस, यानी कि इस वाले वाक्य में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी, यानी बीइंग से शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। इस वाक्य में थोड़ी सी गलती है और गलती क्या है कि यहां पर भैया बीइंग नहीं आना चाहिए था, इट इज बीइंग आना चाहिए था। इट इज बीइंग अ रेनी डे, इट इज बीइंग अ रेनी डे, यानी कि रेनी डे था इसलिए आई डिड नॉट go to the office, तो आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस, यानी कि पिछले वाले वाक्य का जो इस वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो रिलेट कर रहा है किससे, पिछले वाले वाक्य से रिलेट कर रहा है, लेकिन वहां पर शुरुआत बीइंग अ रेनी डे से नहीं होनी चाहिए थी, इट इज बीइंग अ रेनी डे से होनी चाहिए थी। बात समझ में आई, ठीक है। बात चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, तो फोर्थ वन देख लिया। तो चौथा सेंटेंस क्या है, तो चौथा सेंटेंस है शॉक्ड एट द न्यूज, शॉक्ड एट द न्यूज। अब देखो शॉक्ड एट द न्यूज के बाद क्या आया, ही कंसोल्ड मी, ही कंसोल्ड मी, यानी कि उसने मुझे कंसोल किया। कंसोल करना कहते हैं सांत्वना देने को, तो उसने मुझे सांत्वना दी। तो देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो रहा है, तो भैया सब्जेक्ट तो ये हो रहा है यहाँ पर ही, जबकि पिछले वाले सेंटेंस में शॉक कौन हुआ, तो मुझे अगर सांत्वना दी जा रही है तो डेफिनेटली सांत्वना मुझे दी जा रही है, यानी कि ये तो क्लियर सी बात हो गई कि भैया शॉक्ड भी मैं ही हुआ हूंगा। तो जब शॉक्ड मैं हुआ हूंगा तो इन्हें सब्जेक्ट ये ही कैसे बना दिया, यानी कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, तो सब्जेक्ट होना चाहिए था आई, यानी कि मी को पहले लाना चाहिए था। तो सेंटेंस हो जाता कि शॉक्ड एट द न्यूज, शॉक्ड एट द न्यूज, ही की जगह क्या हो जाना चाहिए था, तो आई वॉज कंसोल्ड बाय हिम। अब बात सही हो गई कि आई वाज तो कंसोल्ड, यानी कि मुझे ही तो सांत्वना दी गई, और शॉक्ड भी कौन हुआ था, तो मैं ही शॉक्ड हुआ था और मुझे ही सांत्वना दी गई। तो ये बात बिल्कुल सही हो जानी चाहिए थी, यानी कि शॉक्ड एट द न्यूज आई वाज कंसोल्ड बाय हिम। अब आप सोच रहे होंगे सर पिछला वाला जो वाक्य है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, तो देखो पिछला वाला सेंटेंस में बाद में बिल्कुल सही बात की गई है कि आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस, लेकिन शुरुआत जो है वो बीइंग से नहीं होनी चाहिए थी। अगर बीइंग से होती तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करना चाहिए था, और इसी वजह से हमने उस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें कर दिया क्या,
इट इज बीइंग अ रेनी डे कर दिया, क्योंकि वहां पर बी वर्ब का काम किया जाना था और यहां पर बी वर्ब में BEING नहीं हो करके इज बीइंग का प्रयोग कर लिया जाना चाहिए था, इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया गया। तो यहां तक की बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब देखो ये सारी जो बातें यानी कि 4 के 4 जो सेंटेंस है ना वो एक ही रूल पर बेस्ड है, एक ही फैक्ट है चारों में। क्या फैक्ट है? ये फैक्ट है कि भैया जब भी कहीं पर पहली क्लॉज में वर्ब की ING से शुरुआत हो रही हो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत हो रही हो, यानी कि पार्टिसिपल क्लॉज हो अगर हमारी पहला सेंटेंस, तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो पिछले वाले सेंटेंस यानी पार्टिसिपल क्लॉज के सेंटेंस से रिलेट होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस सही है, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत माना जाता है। आई बात समझ में? अब देखिएगा बात कर लेते हैं आगे की, और अगला सेंटेंस आया क्या? अगला सेंटेंस आया फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखो ये बात का जो हमने ऊपर एक बात कही है उसका एक्सेप्शन निकल करके आया, और एक्सेप्शन यानी अपवाद, और अपवाद क्या निकल करके आया? तो अपवाद है ये 5वां सेंटेंस, और अपवाद क्या है इसमें तो देखेंगे अपवाद क्या है। तो देखिए अपवाद ये है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको अगर उनको प्रयोग किया गया है पिछले सेंटेंस में, जैसे कि यहां पर एक शब्द आ गया स्पीकिंग, वैसे ही एक शब्द आ जाता है कंसीडरिंग, वैसे ही एक शब्द आ जाता है सपोजिंग, वैसे ही एक शब्द आ जाता है स्पीकिंग। तो ये कुछ शब्द जो हुआ करते हैं इनका प्रयोग अगर पार्टिसिपल क्लॉज में किया गया है तो फिर अगले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका उससे कोई लेना देना ना हो तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो बात कोई गलत नहीं होगी। यानी कि अगर किसी वाक्य में पार्टिसिपल क्लॉज में स्पीकिंग आ जाए, कंसीडरिंग आ जाए, सपोजिंग आ जाए, जजिंग आ जाए, तो उसके बाद वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता, वो सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री हो जाया करता है। यानी कि इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें कि फ्रैंकली स्पीकिंग की अगर मैं कहूं सीधे तौर पे अगर मैं कहूं तो ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर अस, यानी कि वह हमारे लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हम ऊपर वाले रूल को कंसीडर करें तो एक्चुअल में सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था? ये अस होना चाहिए था, वी होना चाहिए था, क्योंकि हमारी तो बात हो रही है और हम ही बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीक भी तो हम ही कर रहे हैं और वैसे ही बात भी हमारी हो रही है, तो वी होना चाहिए था सब्जेक्ट तो, लेकिन यहां पर ही सब्जेक्ट है तो भी इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है? स्पीकिंग आ रहा है। तो ये कुछ चंद ही शब्द हैं जिनका प्रयोग अगर पार्टिसिपल क्लॉज में हो रहा है तो उसके बाद वाली क्लॉज का सब्जेक्ट डिपेंड करे चाहे ना करे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो देखिएगा पहला रूल बताया और उसका एक एक्सेप्शन बता दिया गया, यानी कि ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये दूसरा वाला, ये उसका एक्सेप्शन है। आई बात समझ में? बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की और अगला सेंटेंस समझेंगे। देखिएगा पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान से समझेंगे, वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे तभी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर चीज़ फिर भी क्लियर ना हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ें, हम आपको हाथ के हाथ जवाब देते रहेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। सेंटेंस आया क्या कि आई फाउंड हिम टू वेट फॉर समवन, यानी कि मैंने पाया उसको टू वेट करते हुए फॉर समवन। अब देखो कुछ शब्द हुआ करते हैं, जैसे कि शब्द हुआ फाइंड, जैसे कि शब्द हुआ कैच, जैसे कि शब्द हुआ लीव। तो फाइंड हो, कैच हो, लीव हो, स्पेंड हो, वेस्ट हो, तो ये मात्र 5-6 शब्द हैं जिनके बाद हमेशा प्रयोग किया जाता है किसका? तो भैया ये जब भी शब्द आ जाएंगे ना, फाइंड आ जाए, चाहे वेट आ जाए, चाहे फाइंड आ जाए, चाहे कैच आ जाए, चाहे वेस्ट आ जाए, चाहे लीव आ जाए, चाहे स्पेंड आ जाए, तो इन शब्दों के बाद हमेशा प्रयोग किया जाता है किसका? तो इन शब्दों के बाद हमेशा प्रयोग किया जाता है पार्टिसिपल क्लॉज का। यानी कि ये शब्द जब भी आ रहे हो और इनके बाद अगर कोई क्लॉज लगानी हो तो फिर वहां पर हम पार्टिसिपल लगाते हैं। और कौन सा पार्टिसिपल? तो लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यही गलती इसने इस वाक्य में कर दी। एक्चुअल में ये वाक्य क्या होना चाहिए था? तो ये छठा वाक्य जो है ये होना क्या चाहिए था सही में? तो होना चाहिए था कि आई फाउंड। अभी जो फाउंड आया है इसकी फर्स्ट फॉर्म हो तो भी वही बात है भैया, फाइंड आ रहा हो तब भी वही बात है, कैच आ रहा हो तब भी वही बात है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनके बाद हमेशा पार्टिसिपल जो लगाते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी कि वर्ब एक्चुअल में सेंटेंस हो जाना चाहिए था आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर समवन। यानी कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल किया? तो ध्यान दे जरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया कि भैया वर्ब की आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आई फाइंड हिम वेटिंग फॉर समवन, तो यहाँ पर फाइंड हिम के बाद वेटिंग का प्रयोग कर लिया गया, जबकि आ रहा था ऊपर क्या? टू वेट आ रहा था, तो वर्ब की आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए था और वही इस वाक्य में गलती थी। क्लियर? तो यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस क्या है? तो अगला सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस है कि नाउ देयर
इज नथिंग टू बी डिजायर, नाउ देयर इज नथिंग टू बी डिजायर। अब ये पार्टिसिपल का ही रूल है, और पार्टिसिपल का रूल क्या है ये, तो भैया दो शब्द हुआ करते हैं, एक शब्द हुआ करता है गेट और एक हुआ करता है गो, सॉरी गेट और बी। तो एक सौ शब्द हुआ करता है गेट और एक हुआ करता है बी। अब जहां पर भी गेट और बी का इस्तेमाल हो रहा हो, तो गेट और बी के बाद अगर कोई वर्ब लगानी हो तो भैया गेट और बी के बाद हमेशा पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। चाहे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कर लो आप प्रयोग, और चाहे कर लो पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लो, लेकिन बी और गेट के बाद हमेशा पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाएगा। और इसने गलती क्या कर दी, तो इसने गलती ये कर दी कि इसने यहां पर डिजायर लगा रखा है। भैया डिजायर नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था क्या, तो पार्टिसिपल आना चाहिए था। और जब टू बी आ रहा है तो टू बी के बाद पार्टिसिपल कौन सा आना चाहिए था, तो पार्टिसिपल आना चाहिए था पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि डिजायर की जगह क्या होना चाहिए था, डिजायर्ड होना चाहिए था। यानी सेंटेंस हो जाता क्या कि नाउ देयर इज नथिंग टू बी डिजायर्ड, नाउ देयर इज नथिंग टू बी डिजायर्ड। उसी प्रकार अगर गेट आ रहा हो तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छा, बी जो शब्द है उसके बाद या तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। उसी प्रकार गेट के साथ या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, लेकिन गेट और बी के साथ हमेशा पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आई बात यहां तक की समझ में? तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। हमने टोटल 4 बातें की हैं। पहली जो हमने बात की वो हमने बताया किसके बारे में, तो पहला हमने बताया कि भैया जब भी कहीं पर पार्टिसिपल क्लॉज आ रही हो पहली, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो पार्टिसिपल क्लॉज से रिलेट होना चाहिए। लेकिन फिर हमने उसका एक्सेप्शन बताया, और एक्सेप्शन बताया कि भैया कहीं पर स्पीकिंग आ रहा हो, कंसीडरिंग आ रहा हो, सपोजिंग आ रहा हो, जजिंग आ रहा हो, ऐसे शब्द अगर आ रहे हो तो उसके बाद वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से फिर कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट का उससे लिंक हो चाहे ना हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें स्पीकिंग आ रहा था, वैसे ही कंसीडरिंग आ जाए, जजिंग आ जाए, तो उस बात पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम अगले की बात करें तो अगले में हमने बताया कि जहां पर भी कहीं पर फाइंड शब्द आ जाए, कैच आ जाए, लीव आ जाए, ठीक है, तो ये शब्द जहां पर भी आ जाए तो उसके बाद हमेशा जो प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वेटिंग वर्ब की आईएनजी का प्रयोग ही इसके साथ किया जाता है। उसके बाद फिर हमने बताया कि भैया बी और गेट जहां पर भी आ रहे हो उनके साथ हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का या फिर पास्ट पार्टिसिपल का। क्लियर। अब देखिएगा दो और चीजें रह गई हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, तो ये हमने पार्टिसिपल से रिलेटेड बात की। उसी प्रकार की दो और बातें हैं, यानी कि ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, और अब हम बात करने 7, और अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ही कैप्ट वेटेड फॉर मी। अब देखो ये टोटल 3 शब्द हुआ करते हैं। जैसे ये शब्द हुआ कैप्ट, उसी प्रकार एक शब्द होता है रिमेन, और उसी प्रकार एक शब्द होता है गो ऑन, यानी कि जब भी चीज जारी रखने की बात हो। अब जब भी चीज जारी रखने की बात हो तो भैया जारी अगर कोई चीज रह रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी तो कॉन्टिन्यूअस वाली आनी चाहिए थी। और कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, तो होती है वर्ब की आईएनजी, यानी कि जहां पर भी कैप्ट आ रहा हो, गो ऑन आ रहा हो, रिमेन आ रहा हो, सिर्फ 3 शब्द बताए, कैप्ट, गो ऑन और रिमेन। इन तीनों शब्दों के बाद जब भी कभी पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वो पार्टिसिपल कौन सा होना चाहिए भैया, तो वो होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना जाना चाहिए। यानी ही kept waiting for me, तो ही kept waiting for me होना चाहिए था। kept के बाद वर्ब की आईएनजी आनी चाहिए थी, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल नहीं आना चाहिए था। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होना चाहिए था। क्लियर, आई बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो बात कर लेते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की। आखिरी वाला जो वाक्य है, 9th सेंटेंस जो है हमारे पास, वो क्या है कि आई थिंक वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। आई थिंक वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो देखो 4 शब्द याद कर लो। कौन कौन से शब्द, तो भैया थिंक एक शब्द होता है, इमेजिन एक शब्द होता है, बिलीव एक शब्द होता है, और सपोज एक शब्द होता है। 4 शब्द बताए, थिंक, इमेजिन, बिलीव और सपोज। थिंक, इमेजिन, बिलीव और सपोज वाला जो सेंटेंस होगा उस वाले वाक्य में समझने वाली बात क्या है, तो उस वाले वाक्य में समझने वाली बात मात्र इतने सी है कि अगर थिंक, इमेजिन, सपोज और बिलीव वाले जो वाक्य हैं उनके बाद वाला वाक्य अगर नेगेटिविटी की बात कर रहा है, नकारात्मक बात कर रहा है, जैसे देखो इस वाले वाक्य में बात हुई क्या, आई थिंक ही विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो यहां पर नेगेटिव बात हुई ना। तो जब भी कभी इसके बाद वाला वाक्य नेगेटिव बात कर रहा हो तो नेगेटिव बात वहां पर ना हो करके यहीं पर हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाना चाहिए था, आई डोंट थिंक
he will accept the प्रपोजल। यानी कि सेंटेंस में गलती क्या हो गई? तो भैया गलती मात्र इतनी सी है कि यहां पर आई थिंक आया है, और जैसे ही आई थिंक आ जाए, आई इमेजिन आ जाए, आई सपोज आ जाए या आई बिलीव आ जाए, तो उसके बाद अगर नकारात्मक बात हो रही हो तो नकारात्मक बात उसमें ना कर करके उसी वाली क्लॉज में कर लेंगे जिसमें ये शब्द आ रहे होंगे। यानी कि आई थिंक की जगह क्या कर लिया? आई डोंट थिंक। यानी कि बात का मतलब तो अभी भी वही रहा कि आई थिंक ही विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। थोड़ा सा अंतर हो गया, यानी कि मैं ऐसा सोचता हूं कि वह प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या ये कह लें कि मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मुझे नहीं लगता कि वह प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला वाक्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है बजाय इस वाले वाक्य के। यानी कि जब भी कहीं पर थिंक, सपोज, बिलीव या इमेजिन शब्द आ रहे हो और उसका बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव हो, तो बाद वाले को नेगेटिव ना करके उसी वाले सेंटेंस को नेगेटिव कर देंगे। यानी कि आई डोंट थिंक लगा देंगे, आई डोंट बिलीव लगा देंगे, आई डोंट इमेजिन लगा देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या क्या बात बताएगी। तो बताया गया कि जब भी कहीं पर पहली क्लॉज पार्टिसिपल क्लॉज हो और उसके बाद वाली जो क्लॉज होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसका संबंध जरूर होना चाहिए किससे? पार्टिसिपल क्लॉज से। लेकिन अगर वाक्य में कहीं पर स्पीकिंग आ रहा है, जजिंग आ रहा है, कहीं पर कंसीडरिंग आ रहा है, कहीं पर सपोजिंग आ रहा है, तो उसके बाद अगर सेंटेंस आ रहा है और उसका सब्जेक्ट का लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इन शब्दों को छोड़कर के बाकी में होना चाहिए, इनमें ना हो तो कोई संबंध, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने बताया आई फाउंड हिम टू वेट फॉर समवन। तो इसके बारे में बात बताई गई क्या कि भैया शब्द हुआ करते हैं फाइंड, शब्द हुआ करता है कैच, शब्द हुआ करता है लीव। तो इन शब्दों के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताया क्या कि बी और गेट के साथ हमेशा पार्टिसिपल ही लगेगा, चाहे तो प्रेजेंट लगा लो, चाहे पास्ट लगा लो, चाहे तो वर्ब की थर्ड लगा लो, चाहे वर्ब की आईएनजी लगा दो। उसके बाद बताया कि भैया 4 शब्द होते हैं कैप्ट, कैप्ट, गो ऑन, 3 शब्द कैप्ट, गो ऑन और रिमेन। इन शब्दों में जारी रहना दिखाया जाता है, और जब जारी रहना दिखाया जा रहा है तो उसके बाद हमेशा पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और वैसे ही बताया थिंक, बिलीव, सपोज और इमेजिन के साथ अगर अगला वाला सेंटेंस नेगेटिव हो तो उस वाले सेंटेंस को नेगेटिव ना करके उसी सेंटेंस में नेगेटिव कर दिया जाता है, तब हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप रेगुलर, हम ये भी उम्मीद करते चल रहे हैं कि आप रेगुलर जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखी हुई भी बात आ रही है उसको आप नोट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हों तो वीडियो को फिर से देखें, उनको नोट जरूर कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू।